हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग, सारे कोई आ जाओ। गुड इवनिंग सबको। हेलो। आ जाओ सारे कोई, प्यारे छात्रों सब कोई आ जाओ जल्दी से, फटाफट क्लास का टाइम हो चुका है। अब हम लोग स्टडी शुरू करने जा रहे हैं, आप सब कोई जुड़ जाइए। कैसे हो सब कोई? हाल चाल कैसे हो सब कोई, बताओ फटाफट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहो, आशीर्वाद देता हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मस्ती करो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, ठीक है ना। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बट पॉजिटिव हमेशा रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, विश्वास जीतिए सबका, दिल जीतिए सबका, सफल बनिए। बहुत सारा आशीर्वाद और आप सबकी दुआ है, दया है। सबका आशीर्वाद है, बड़े का आशीर्वाद है, छोटों का भाई प्यार है। हम सब भी मस्त हैं। बच्चे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लव यू सो मच सबको, बहुत बहुत लव यू भाई। भाई और बहन जी सबको लव यू। बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेट होते हैं हम लोग, तभी तो आपके लिए डेली क्लासेस समय से चल रही है। तो चलिए, हम चाहेंगे आप लोग अपना प्यार दुलार इसी तरह बनाए रखें। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ कि सिंगर की जी भैया जी आप सब अपना प्यार दुलार बनाए रखें हमारे ऊपर, ऐसा नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज तो पता है हार जीत जो चैप्टर है, आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, हार जीत चैप्टर। इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 कल कर लिए थे। पार्ट 1 कंप्लीट है हमारा बच्चा पार्टी, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी किए थे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किए थे। आई होप जो भी मेरे प्यारे भाई और बहन वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना, सारा वीडियो है। अब उसमें ढूंढ लेना, पक्का है उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए, और पहले तो आप लोग एक डिसीजन करो। कल एक आदमी का कमेंट आया था कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, ठीक है, मतलब मजाकिया मूड में पढ़ा देते हैं। और तो मैं उनसे पूछा कि क्या मजाक में मतलब करना गलत है, या मजाक करना बंद कर दूं, या सीरियसली पढ़ाऊं। तो क्या आप सीरियस पढ़ना चाहते हो या इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना चाहते हो? सब कोई बताओ, सीरियस ओनली पढ़ाई करना चाहते हो कि इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना चाहते हो? मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा कौन थे, बट आप लोग डिसीजन करो कि आप एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना चाहते हो या सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो। बिकॉज जिसकी मस्ती जिंदा है ना उसकी हस्ती जिंदा है। तुम लोग मस्ती करो यार, तुम लोग की हस्ती रहेगी। एंटरटेनमेंट, हाँ मेरे ख्याल से भी। नहीं तो मैं सीरियस पढ़ा ही नहीं पाता हूँ, बंद करना पड़ेगा क्लास। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा जाए, और आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। और कुछ लोगों को बुरा लगे तो भाई सॉरी। चलिए, आज पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग कल क्वेश्चन आंसर 1 to 6 कर लिए थे। तो ये सब चीज़ पढ़ा दिया गया है, सारा चीज़ हो चुका है। चलिए हम चलते हैं अपने जगह पे। कल हम लोग 6 तक ही करके छोड़ दिए थे, आज 7 नंबर से करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कल हम लोग पढ़े थे ना, हार जीत, जिसके अंदर बहुत अच्छा लगा था हमको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आज ऑब्जेक्टिव भी करेंगे भाई मेरे, सबको ही ध्यान रखना, लास्ट तक रह जाना प्लीज। आज इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, क्योंकि मात्र 4 क्वेश्चन पे हम लोग क्लास बंद करेंगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा ना। इसलिए पूरा इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं जितना भी होगा। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? सोचिए अगर वह जिम्मेवारी उसे मिलती तो क्या होता। बड़ी शानदार क्वेश्चन है भाई। बूढ़ा मशक वाला का तो ड्यूटी क्या था कि आप सड़क की सिंचाई करो, सड़कें साफ करो, सड़क को बढ़िया से एकदम भाई धो डालो, धूल नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि विजयी रथ और विजयी होकर के शासक और सेना उधर से चलिए, उस पर धूल का मतलब कोई भी एक धूल का कण नहीं पड़ना चाहिए। इस वजह से उनको बस यही जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई कि बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है, मतलब कौन ऐसी जिम्मेवारी है जो उनको नहीं दिया गया है। पठित पाठ के आधार पे हम लोग को तो यही ना मिला कि लास्ट में बूढ़ा भाई चिल्लाने लगा था कि ओए वो डीजे बजा के और गाना बजा के आ रहे हो ना सब नाचते हुए, ये विजयी की ये गान बाजान नहीं है भाई, ये हम लोग की फिर से एक बार हार हुई है। क्या हुई है? हार। लेकिन भाई बूढ़े भाई का बात कौन सुने? कोई तो नहीं सुन रहा उनकी बात।
अब बोलता है मारो, तुम्हारा काम है अपना सड़क सफाई करो। क्या बोल रहे कब से भाई, कोई उसकी बात को नहीं सुनता है, लेकिन बूढ़ा ही सच बताता है। तो हम कहेंगे कि बूढ़े को सच बोलने की जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। किस जिम्मेवारी से मुक्त है? वो सच बोलने की जिम्मेवारी से मुक्त है। उनको सच बोलने का जिम्मेवारी नहीं दिया गया था, दायित्व नहीं दिया गया था। भले वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सब कोई उनको इग्नोर करते हैं, सब अनसुना कर देते हैं उनको। बूढ़ा मस्तक वाला सच्ची बात को बताने की जिम्मेवारी से मुक्त है। वो सच्ची बात नहीं बता सकता। अगर बता भी रहा है ना, तो कोई उस पर फोकस ही नहीं कर रहा है, बिकॉज सब कोई शासक की धुंध में लगे हुए हैं। समझ में आ गया ना? तो उसे सच कहने की जिम्मेवारी नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अगर वो जिम्मेवारी उसे मिल जाती तो क्या होता? अरे वाह, क्या होता? बम ब्लास्ट हो जाता। होता यही ना कि अगर वो सच्ची बोलने की जिम्मेवारी उसे दी जाती तो वो सारा पर्दा फाश हो जाता, और सारे के सारे जितने भी पर्दे के अंदर झूठ थे वो सब कुछ सामने आ जाते। वो जितने कर्म कर रहे थे लोग ना, झूठा मतलब सब कुछ, शासक पे अत्याचार कर रहे थे। उसके बाद कई सारे वीर शहीद जवान वहां पे, सॉरी, कई सारे लोग तो शहीद भी हो गए थे ना, युद्ध में मारे गए थे, ठीक है ना। तो अपनी राजा की जीत के लिए, अपनी सेना की जीत के लिए, अपने देश हित में अगर कोई प्राण गंवाता है तो उसे हम शहीद कहते हैं, और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो हम शहादत नाम देते हैं। तो अगर वो जिम्मेवारी उसे मिल जाती तो सारा व्यवस्था जितना भी था ना, शासक लोग का, सेना लोग का, सब कुछ सामने आ जाता, पर्दा खुल जाता, बहुत सारी बातें हो जाती। अगर वह जिम्मेवारी उसे मिल जाती तो वह सच्ची बातों को लोगों के बीच प्रकाशित कर देता, बता देता, सब कुछ बता देता, और लोगों को इस झूठे और स्वार्थी शासन व्यवस्था के बारे में बता देता। लोगों के बीच फैली घृणा द्वेष को दूर करने का प्रयास करता। बूढ़ा बहुत ज़्यादा प्रयास करता बेचारा, कि जितने भी घृणा है, द्वेष है, जलन है, ये सब कुछ हटाना चाहिए, प्रयास करता वो। लेकिन एक बात और है कि जैसे पर्दा खुल जाता ना भाई, तो उन सब शासकों की निगाहों पे एक बूढ़ा बेचारा रह जाएगा। एक बात यह भी है कि ऐसे वो बूढ़ा शासक के लिए खतरा बन जाता। बूढ़ा जो है वो शासक लोग के लिए खतरा बन जाता, और बूढ़े पे भी खतरे हो जाती। लेकिन खतरा उस पर कैसे होती? आई होप कि मतलब आजकल की जो कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में हम बात करें तो अगर किसी का मान लो कि मर्डर वगैरह हुआ, केसेस चल रही है, तो अगर कोई गवाह मतलब पता चलता है ना कि फलनवा गवाह खड़े हुए हैं, तो पता नहीं उनको गवाही देने से पहले वो भी चले गए, उनको भी मार देता है लोग, मतलब वो अलग चीज़ होता है। तो खतरा तो हो ही जाता है ना कि जो एक आदमी जो सारा व्यवस्था का पर्दाफाश कर दिया है कि हाँ इसके अंदर, पर्दे के अंदर ये सब चीज़ें कारनामे हो रही हैं, और वो अगर पर्दाफाश हो जाए तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, जिन पर है वे सेना के साथ ही लौट रहे हैं, जीत कर लौट रहे हैं। वेरी गुड। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। जीन जो वर्ड है, जीन किन के लिए आया है? वे सेना के साथ कहां से आ रहे हैं? वे सेना के साथ क्यों थे? वे क्या जीत कर लौटे हैं? बताएं। क्वेश्चन यही है ना? तो पहला क्वेश्चन इसमें जा रहा है कि जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौटे हैं। इसमें जिन जो शब्द है किन के लिए लगाया गया है? तो जीन जो वर्ड है ना, शासक वर्ग तथा उन लोगों के लिए लगाया गया है जो उसके साथ रहकर उसका ही गुणगान करते हैं। चटुकारों, चापलूसी करने वाले शासक के साथ जो लोग हैं वो कौन होंगे भाई? उन लोग के साथ जो उनको क्या करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनके साथ ही। तो कहा जा रहा है कि जिन जो शब्द है वो शासक वर्ग के लोगों के लिए तथा उन लोगों के लिए आया है जो उसके साथ रहकर उसका ही गुणगान करते हैं। लेकिन यह गुणगान सत्य ही है ये जरूरी नहीं था। सब बातें सत्य नहीं थी उसमें। गुणगान तो हो रहा है पर गुणगान 100% सत्य ही है ये जरूरी नहीं था। वे सेना के साथ युद्ध भूमि से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे सेना के साथ कहां से आ रहे हैं? रणभूमि से आ रहे हैं, रण क्षेत्र से होकर के आ रहे हैं, युद्ध भूमि से वो आ रहे हैं। वे सेना के साथ क्यों थे? तो वे सेना के साथ इसलिए थे कि जिससे वे युद्ध भूमि में मिली जय पराजय के बारे में लोगों को बता सके।
हमारी हार हुई है या हमारी जीत हुई है। जय पराजय का मतलब होता है, जय का मतलब जीत विजय, और पराजय का मतलब होता है हार। वो सारी सूचना लोगों तक दे सके इसलिए थे। क्या जीत कर लौटे हैं? तो हाँ, वो लोग तो युद्ध जीत कर ही लौटे हैं, लेकिन असल में जीत उनकी नहीं हुई, क्योंकि असल में जीत हम किसकी बात करते हैं? घृणा, द्वेष, आतंकवाद, लूटमार, सब पे अगर जीत होती है तो हम वास्तविक जीत कहते हैं। लेकिन सिर्फ सेना की जीत जरूर हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि वे युद्ध जीत कर लौटे हैं। क्या वे जीत कर लौटे हैं? तो यस, वे जीत कर लौटे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। घबराना मत, बहुत इजी है सब कुछ, और जल्दी से कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब कोई रहना प्लीज प्लीज। गद्य कविता क्या है, इसकी क्या विशेषता है? मैं एक बात बता देता हूं कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोग के साथ रहना यही है। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं, सबका भ्रम दूर हो जाएगा। हमारा मतलब यही है कि अभी तो लॉकडाउन है, ठीक है। मैं शुरू में जब फर्स्ट टाइम आया था यूट्यूब पे, तो ये सोचा था कि मेरे कोचिंग के बच्चे जो हैं भाई, उन लोग को पढ़ाना था ऑनलाइन, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ। मुझे मतलब बहुत सारा ट्रैक देखा, ट्रैक देखने के बाद जूम वगैरह सक्सेस नहीं हुआ, यूट्यूब चलने लगा, ठीक है। पहले भी चलता था। हमने इन लोगों को बोला, देखते देखते कुछ ट्रेंडिंग होने लगी टॉपिक्स, तो बहुत बच्चे आ गए। तो मुझे ये ऐसा फील हुआ कि हाँ, बच्चों को हमेशा के लिए देना चाहिए, बिकॉज अगर लॉकडाउन भी अगर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कोचिंग भी ओपन हो जाता है, तो कुछ चीज़ें आप लोग को हमेशा देंगे, बिकॉज अच्छा लगता है आप लोग से जुड़ करके रहना, और आप कुछ सीखोगे ही। विशेष करके लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करते हैं, तो लैंग्वेज और लिटरेचर सब नहीं मिल पाता है कोचिंग में, क्लासेस में। ऐसा नहीं सब जगह नहीं मिलता है, मिलता है, बट यहाँ से भी अगर मिले, आप वहाँ भी लो, यहाँ भी लो, तो अच्छा है। और मेरा मकसद यही है कि बच्चे पढ़ें, और कुछ विशेष मकसद नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए आप बोलता हूँ कि आप सबको शेयर करना, क्योंकि सब बच्चों के पास अगर पहुँचे, आपके कारण अगर किसी का हित हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता। गद्य कविता क्या है? मैं कल आपको बताया था कि गद्य कविता क्या होता है। मतलब कोई उसमें राग नहीं होता है। जैसे कविता में एक राग होती है, लेकिन गद्य कविता में कोई राग नहीं होता है, कोई छंद नहीं होता है, कोई राग नहीं होता है, कोई छंद नहीं होता है। घबराना मत, छंद के बारे में हम बताएंगे। और छंद ही एक ऐसा चीज होता है, छंद की वजह से ही उसमें लय आता है वर्णों का, ठीक है। जैसे चौपाई वगैरह, सोरठा वगैरह पढ़ा जाता है ना, तो वो सब छंद के ही प्रकार आते हैं। मात्रिक छंद वगैरह बहुत कुछ होते हैं, हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लेना। छंद जिसमें ना हो, जिसमें छंद ना हो, राग ना हो, वो जैसे संगीत की तरह न लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गद्य कविता। जो कविता परंपरागत कविताओं की तरह न होकर, जैसे परंपरागत कविता की मतलब कि जैसे हम लोग डेली वो कविता वगैरह पढ़ते थे ना, जैसे में पुत्र वियोग हो गया, इसको छोड़ करके सारे हम लोग काव्यखंड में जो पढ़े थे वो सब कविता ही था, क्योंकि उसमें छंद बहुत सारा मिलता था। तो परंपरागत कविता न हो करके, या छंदों से मुक्त हो, छंद ना हो उसमें, और गद्य के रूप में लिखी जाती हो, जैसे ऐसा लगता हो कि कहानी या निबंध टाइप का लिखा जाए, गद्यात्मक रूप में लिखी जाए, तब हम उसे कहते हैं गद्य कविता। क्या कहते हैं? गद्य कविता। कविता ही है, लेकिन परंपरागत कविता की तरह नहीं है, वो गद्य की तरह है, छंद से मुक्त है, तो उसको हम गद्य कविता कहते हैं। और करें कि इसकी क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं हैं, इसकी निम्नलिखित है। और एक और बात मैं बताया था आपको कल, कि यह जो होता है ना गद्य कविता, ये लगभग पिछले 15 से 20 वर्षों से हम लोग लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कविता को देखते परखते हुए बताना है इसकी विशेषता। कविता को देखते हुए तो विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसा कि आप देख रहे हो, यह छंद से मुक्त होती है, सही बात है। इसमें संगीतात्मकता तथा गेयता का अभाव होता है। मतलब कि आप सोचो कि इसे मतलब कि एक होता है ना कि लय के रूप में हम गा दें, संगीत की तरह गा दें, तो वो चीज़ बहुत कम होता है, अभाव होता है, इसमें ना होता है। यह शासक वर्ग, आप चैप्टर की बात करते हैं, इसके आधार पर ना बोला है ना बताने को। यह शासक वर्ग युद्ध, इतिहास, राजनीति और आम आदमी को लेकर आज के परिवेश में, परिवेश का मतलब माहौल हो गया, अनेक प्रश्न उठाती है। ये जो पाठ है हम लोग गद्य कविता, इसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं, आपको पता होना चाहिए। इतना पढ़ लिए तो आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। यह वास्तविकता को सभी के सामने लाती है। क्या सच्चाई है कहानी के अंदर, गद्य कविता के अंदर क्या सच्चाई है, लेखनी के अंदर क्या बातें छुपी हुई है, वो सब कुछ इसमें सामने आ जाता है। बिकॉज ये आम भाषाओं में लिखी होती है, आम बोलचाल की भाषा में अगर लिखो तो सब कुछ सामने आ जाता है। इसकी भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। चलो, क्लियर हो गया ना?
अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम लोग देखो दिखाई दे रहा ना VVI MCQs, और घबराना मत, हम आपको MCQs दे देंगे टेलीग्राम में भी, ठीक है। कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है? आपकी समझ में इसके भीतर से कौन से प्रश्न उठते हैं? तो कविता में जो प्रश्न उठाया गया है उस पर पहले बात कर लेते हैं। कविता में प्रश्न यही उठाया गया है कि भाई जो कोशिश समाज की वास्तविक स्थिति यानी कि सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, यही प्रश्न कविता में उठाया गया है। आप हम लोग पूरा पढ़ें तो पढ़ने के बाद यही ना पता चला कि जीत नहीं हार हुई है, वो जीत सिर्फ दिखावे की जीत है कि बस सेना जीत करके आई है, लेकिन बूढ़ा क्या बताता है कि हम लोग की हार हुई है। तो सच्चाई को तो भाई झूठा दिखाया जा रहा है ना, वहां पे सच को छुपाया जा रहा है, यही कविता में प्रश्न उठाया गया है। और बात की जाए कि आपकी समझ से इसके भीतर से कौन से प्रश्न उठते हैं, प्लीज आप लोग भाई चैटिंग पे बहुत कम फोकस करो प्लीज, ठीक है ना, चैटिंग पे बहुत कम फोकस करो। अब बोलते हो सर हमेशा चैटिंग पे क्यों पीछे पड़े रहते हैं? पीछे इसलिए पड़ा हो ना कि दो शब्द सीख जाओगे, पढ़ जाओगे ना, तो भैया आगे बढ़ोगे, बहन जी आगे बढ़ोगी, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम नहीं बोलेंगे आप लोग को जो मर्जी सो करो। हमारे विचार से अगर बात करें कि आपकी समझ में इसके भीतर से कौन से प्रश्न उठते हैं, तो इसमें हमारे विचार से तो बहुत सारे प्रश्न हैं। हमारे विचार से इसमें समाज में फैली अशिक्षा नजर आ रहा है। अगर सारे कोई अगर इस पठित पाठ के आधार पर बात करें, अगर असल में शिक्षा होती तो क्या वो लोग सब कोई मिल करके ये पता नहीं करता कि कहाँ गए, इतने लोग गए थे और आए हैं सिर्फ इतने, तो बाकी लोग कहाँ गए? तो वो सब छोड़ करके खुशी में लगे हुए हैं। तो क्या वही चीज है, घृणा, आतंकवाद और दंगे संबंधी प्रश्न भी उठते हैं इसमें। इसके अलावा सत्य की आवाज को कमजोर बनाने तथा असत्य पर जोर देने के प्रश्न भी उठते हैं। आखिर क्यों दबाया गया इसमें सत्य को, और असत्य को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? ये भी प्रश्न है ना कि सत्य की आवाज को कमजोर बनाया जा रहा है, दबाया जा रहा है उसको, लेकिन असत्य पर जोर दिया जा रहा है, ये भी प्रश्न उठते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है 12 नंबर चैप्टर, 12 पाठ हार जीत अशोक वाजपेयी जी का बाबू लोग पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद एक और चैप्टर है गांव का घर, वो भी कर लेंगे तो हमारा काव्यखंड पूरी तरह 100% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव MCQs कर लेते हैं। इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है सारे कोई, अब आपसे हम कहेंगे कि आप चैट करना, लेकिन चैट में वो बात चैटिंग नहीं, बस ओनली आंसर का रिप्लाई देना। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना, मैं यहीं पे हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। चलो VVI MCQ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग भाई जितने लोग वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, अभी भी देखने वालों की संख्या ज़्यादा है पर लाइक की संख्या कम है, तो प्लीज़ भाई जितना देखने वालों की संख्या है उससे उतना कम से कम लाइक कर दो आप लोग। तो सेशन को शुरू करें हम लोग, चलिए लेट्स स्टार्ट। बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे फटाफट से चलेंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दम बड़ी ध्यान से ऑप्शन देखिएगा और सही जवाब दीजिएगा। चलिए फटाफट से सब कोई लगे रहेंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन A फॉर इलाहाबाद, B फॉर बॉम्बे, C फॉर चेन्नई एंड D फॉर धनबाद। ये मेरा अपना एक ये होता है बस। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ लोग गलती लगा रहे हैं, बड़ी ध्यान से देखना। जन्म स्थान भी पूछा गया है कि कहाँ पे हुआ था, निवास स्थान, मूल निवास नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन C, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ऑप्शन C होगा। 16 जनवरी 1941 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जगह में हुआ था। ऑप्शन C इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? से संकलित है। बताएंगे ये कहाँ से लिया गया है? हार जीत जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से, उम्मीद का दूसरा नाम, दुख चिट्ठी रस्सा है, या अभी कुछ और? चलिए बताएंगे कौन सा जवाब सही है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लगे रहो मेरे दोस्त, लगे रहो, सब कोई लगे रहो। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग भाई प्रैक्टिस करते हो तो।
और मैराथन क्लास, नॉन स्टॉप क्लासेस आएंगी, तैयारियां चल रही है उसकी। लगातार 4 घंटा का क्लास होगा, आप लोग बिल्कुल रहेंगे उस दिन क्लास में। और उस दिन 7 बजे का क्लास स्टॉप रहेगा। और हम लोग सोचते हैं कि 8 बजे से या 9 बजे से आप लोग, उसका एक हम लोग चुनाव कर लेंगे कम्युनिटी में, कौन सा समय सही रहेगा, उसी समय पे शुरू किया जाएगा। और लगातार 4 घंटे तक हम उम्मीद करेंगे कि आप सबको उस दिन ज़रूर 4 घंटा तक लगातार क्लास में बैठने की क्षमता रखेंगे। सही जवाब तो कब के ही आ चुके हैं, कहीं नहीं वहीं से, ऑप्शन ए सही होगा। ये जो हार जीत कविता है वो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए? बताइए, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? बीए पूछा जा रहा है। सागर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय? सब कोई जवाब दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चा पार्टी, एक्सीलेंट। बिकॉज प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप निश्चय है कि आप स्ट्रांग बनेंगे, आप में निखार आएगी। फेयर लवली वाली निखार नहीं, नॉलेज वाली निखार। बहुत बढ़िया। बीए उन्होंने कहाँ से किया था? सागर विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए सही होगा। वेरी गुड, ऑप्शन ए सही होगा। अशोक वाजपेयी ने सागर विश्वविद्यालय से बीए किया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया? बता देंगे सबको, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया? बताइए, उन्होंने एमए कहाँ से किया? तेजी से, वेरी गुड, ऑप्शन ए सही जवाब। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, कॉलेज होगा, ठीक है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए उन्होंने किया था, ऑप्शन ए राइट होगा। ए फॉर इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? बताएंगे, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? बहुत बढ़िया, 1994 में, ऑप्शन सी सही होगा। 1994 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1994 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको किस रचना के लिए दिया गया था? किस लेखनी के लिए दिया गया था? किस कृति के लिए दिया गया था? बताइए। कहीं नहीं वहीं, अगर इतने से, समय के पास समय या एक पतंग अनंत में? बढ़िया, कहीं नहीं वहीं के लिए, बहुत सुंदर, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, कहीं नहीं वहीं जो रचना है, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1994, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अशोक वाजपेयी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? बताएंगे सब कोई, किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री का क्लास शुरू है, आप सब 9 बजे जरूर देखिए क्लास। बहुत मेहनत हो रही है ताकि आपको भाई दिया जाए अच्छा। तो जितने भाई बहन हैं, वो क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ, भले मैं लिखवा रहा हूँ हिंदी मीडियम में, बिकॉज कैसे हिंदी और इंग्लिश एक साथ दोनों नहीं हो पाता है। हाँ, समझाना हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम समझा देते हैं, तो आप समझने के व्यू से सब कोई देख सकते हो। वैसे वो हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है, लिखने के व्यू से अगर बात करें तो, और समझने में तो दोनों देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर देखिए। हाँ, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी सही होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अशोक वाजपेयी जी के माता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी जी के माता का क्या नाम था? जरा तेजी में रहेंगे सब कोई। अशोक वाजपेयी के माता जी का क्या नाम था? बड़ी तेजी से कमेंट निकल रहा है, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, लव यू। लगे रहो आप लोग, बहुत मेहनत करो यार, बहुत मेहनत करो, सारी तमन्नाएं पूरी होगी। निर्मला देवी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी जी के माता जी का नाम था निर्मला देवी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अशोक वाजपेयी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किस भाषा में एमए किया था? भाई, किस भाषा से उन्होंने एमए किया था? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी? बताएंगे।
टेलीग्राम पे अभी क्विज करेंगे हम, ठीक है ना, क्लास के बाद क्विज होगा आज। सबको याद जाना, जितने लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं कर लीजिएगा। अंग्रेजी से, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, उन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था, अंग्रेजी से एमए किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? मूल निवास बताना है, दिखाना, जन्म स्थान नहीं बताना भाई, मूल निवास आप लोग बताना। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, जय हो, हर हर महादेव। अभी सावन का महीना है, सावन का महीना आया है, आहा, चलो बहुत बढ़िया। मूल निवास सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, थैंक यू। अशोक वाजपेयी की रचना का गल्प, अशोक वाजपेयी की रचना का गल्प निम्नलिखित में से किस तरह का है? उनका एक लेखनी था रचना का गल्प, वो क्या है आपको वही चीज बताना है। आई मीन वो पूछा जा रहा है कि वो नाटक है कि आलोचना है, कहानी है, निबंध है। अभी हेल्थ हमारा आज से डिस्टर्ब, कल से डिस्टर्ब हो चुका है थोड़ा बहुत। ला 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 ला, आलोचना होगा भाई, कविता का गल्प हम लिखवाए थे ना, वही रचना का गल्प है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, आलोचना। क्वेश्चन नंबर 12, गद्य कविता का लेखन लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू किया गया था? गद्य कविता का लेखन लगभग कितने वर्ष पूर्व पहले शुरू किया गया था, बताओ आप सब। बहुत बढ़िया, 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन बी सही होगा, 15 से 20 वर्ष। हार जीत गद्य कविता की मूल संवेदना निम्नलिखित में से क्या है? हार जीत जो गद्य कविता है, मूल संवेदना बताइए कि वास्तव में इसके अंदर से क्या मिला आपको। बूढ़े मशक वाले के कार्यों का वर्णन करना या वास्तविकताओं को बेपर्दा करना, वाह वाह वाह, विजयोत्सव मनाने के लिए उत्साहित करना या युद्ध का वास्तविक वर्णन करना, बताओ। आप सही से पढ़े होंगे ना भाई, तो मुझे उम्मीद है आप सही जवाब जरूर दोगे। वास्तविकताओं को बेपर्दा करना, वास्तविकताओं को बेपर्दा करना, बहुत सुंदर जवाब यही होगा, क्योंकि उसके अंदर जो सच्चाई है ना उसको पर्दे के अंदर रखा जा रहा है, बेपर्दा किया जा रहा है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित रचना प्रकाशित हो चुकी है इनकी, अशोक वाजपेयी की? लगभग, अच्छा एक बार ट्राई करो, कल बताना शायद भूल गए थे ना। तीन दर्जन याद रखना, लगभग में 3 दर्जन, क्योंकि देख लेना कल लगभग गिनोगे ना तो वो 36 पार ही कर जाएंगे लगभग, या फिर 36 के आसपास ही होंगे, ठीक है। चले आगे, 3 दर्जन होगा, ऑप्शन सी। 15 नंबर, सड़क किस उद्देश्य से सींचे जा रहा है, मतलब सड़क की सफाई किस व्यू से किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, किस मकसद के लिए? बूढ़े को मजदूरी देना है भाई, उसके लिए कि भाई कुछ काम कर लो, तुमको मजदूरी दे देंगे तो पेट भर लेना, बस चलाने के लिए, या विजयी शासक और सेना पर धूल ना पड़े इसके लिए, या इसका कोई उद्देश्य ही नहीं था? वेरी गुड, ऑप्शन सी, विजयी शासक और सेना पर धूल ना पड़े इसके लिए भाई सड़क को सफाई किया जा रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। वेरी गुड, सी फॉर चेन्नई।
क्वेश्चन नंबर 16, किसकी सूची अप्रकाशित है? किसका भाई लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया? मतलब पठित पाठ के आधार पे बताना, राजाओं की, शहीदों की, शासकों की, केवल महिलाओं की बताना। बहुत अच्छे अच्छे से मैं ऑप्शन आपको दिया हूँ और क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जो लोग लाइक नहीं किए होंगे प्लीज़ भैया बहन जी लोग लाइक कर लेना, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत करना, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। शहीदों की, वेरी गुड, ऑप्शन बी शहीदों की। आज थोड़ा मैं स्लो हूं। किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? 70 नंबर क्वेश्चन, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? जल्दी से भाई मेरे। नींद नहीं आ रहा, ऐसा मत सोचना, मुझे नींद नहीं आ रहा। बूढ़ा पे, बहुत बढ़िया भाई, बूढ़ा मशक वाले की बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ऑप्शन बी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वाह, दिल जीत गए सब मेरा। छंद मुक्त कविता को क्या कहते हैं? बताओ, आज ही हम लोग पढ़े ना, छंद मुक्त कविता को क्या कहते हैं? रस, अलंकार, गद्य कविता, या इनमें से सभी होगा? बताओ तो मेरे भाई बहन। बाप रे, सी होगा, गद्य कविता, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकों को व्यस्त होने का कारण क्या है? पठित पाठ के आधार पर बताएंगे कि नागरिक आखिर व्यस्त क्यों थे। बूढ़े को नहलाना है कि मतलब वो सड़क साफ करके आया है तो चलो उसको भाई स्नान कराना है, पूरे लोग लगे हुए स्नान कराने के चक्कर में, क्या ये बात है? या विजयी रथ सेना और शासक का स्वागत करना है, या सबको खाना बनाना है, या सब सड़क की सिंचाई में लगे हैं इसके वजह से? ऑप्शन बहुत झक्कास है। वाह जी वाह, वाह, बहुत सुंदर, ऑप्शन बी, विजयी रथ सेना और शासक का स्वागत करना है इसके वजह से। ऑप्शन बी राइट है बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी सही है, ओके। हर हर महादेव। अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, ये तो सिंपल सा चीजें हैं, आपको मैं हिंट कर देता हूं। प्रत्यय जो होता है ना, शब्द के लास्ट में रहता है। निंदिया नहीं आ रही है। इत, वेरी गुड, अप्रकाशित, इत, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। 21, निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ये पूछा गया। शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, ये पूछा गया, बता दो सब कोई। निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ध्यान रखना, रिपु, अरी, दुश्मन सब ये होते हैं, बट करी नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट होगा, ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, अवकाश का अर्थ होता है समय, फुर्सत में। इस वर्ड में, सॉरी, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? बताना है, सर्वनाम चुनना है। इसमें मैं अंडरलाइन जो किया हूं, इसमें बताओ कौन सर्वनाम है। किसी पास पूछने अवकाश, किसी पास पूछने अवकाश, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बता दो। किसी होगा, किसी होगा, ध्यान रखने का, क्या होगा? किसी। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी जो है ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, ये आपके पुस्तक का क्वेश्चन है। 23, रोशनी शब्द जो है ना, रोशनी शब्द, रोशनी, ये क्या है? विदेशस, तत्सम, तद्भव, देशज, बताएंगे सब कोई। 23 नंबर क्वेश्चन का सवाल दो सब, सॉरी जवाब दो। कंफ्यूज पड़े हैं कुछ लोग कंफ्यूज हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि ये विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशी शब्द, ऑप्शन
ए सही होगा, ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन, खेत रहने वालों का अर्थ क्या है? बताओ, खेत रहने वालों का अर्थ क्या है? खेत में काम करने वाले लोग, या युद्ध में मारे गए लोग, या रात में खेती की रखवाली करते लोग, खेतों की रखवाली, या इनमें से कोई नहीं। खेत रहने वालों का अर्थ क्या होगा? कल मैं बताया था बहुत अच्छे से, आप सबको ही बताओ फटाफट से। वेरी गुड, दैट्स एक्सीलेंट बच्चा पार्टी, बहुत सुंदर, मजा आ गया। युद्ध में मारे गए लोग, खेत रहने वाले का मतलब युद्ध में मारे गए लोग, ऑप्शन बी सही है। चलिए अब हो गया, खत्म हो गया। तो आज हम लोग ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं और इसका मैं पीडीएफ आंसर लिख करके इसमें डाल देता हूँ। आंसर अभी टाइप नहीं किया हूँ, इसका करके आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। भाई मेरे जितने लोग हैं ना टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें सर। आपकी मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर में जाना, टेलीग्राम लिखना, सर्च करना, इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल करके मैसेज वगैरह होगा, वेरीफाई कर लेना, और उसके बाद टेलीग्राम में सर्च करना चैनल का नाम साइंस संग्रह। क्या लिखना है? साइंस संग्रह लिखना है, और तब वो आएगा तो आप ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन कर लेना तो बस उसमें बहुत सारी पीडीएफ है, लिंक है, उसके बाद कोर्सेज भी हैं। चलिए बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चा पार्टी कैसा रहा से क्लास? जरूर आप लोग 9 बजे वाला सुबह का क्लास जरूर ज्वाइन करो, रोज रोज बोलना पड़ता है आप लोग को, समय से रोज ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है ना? क्योंकि अब ये क्लास डेली चलेगा आपको, केमिस्ट्री वाला, और मॉडर्न फिजिक्स भी शुरू होगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स भी केमिस्ट्री ही है, लगभग 60-70% केमिस्ट्री आता है, बहुत मज़ा आता है मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में, और वो भी होगा। तो एक बार आप लोग कम्युनिटी चेक कर लेना, उसमें टाइम टेबल कल मॉर्निंग में हम डाल देंगे। एक बार कम्युनिटी जरूर चैनल का चेक कर लीजिएगा आप लोग, कौन कौन से सब्जेक्ट कब चलेंगे, और टाइम चेंज नहीं होगा, जो चल रहा है, जो नया ऐड होने वाला है वो होगा। मैथ और फिजिक्स अल्टरनेट चलेंगे। आप लोग ज़रूर भाई इस चैनल पे प्यार मोहब्बत बनाए रखें, चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सके, आप अपने दोस्तों से बोलिए। अगर आप सेटिस्फाइड हो, तब अगर आप संतुष्ट हो कि हाँ इस चैनल पे बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है अगर आपको, तो भाई आप इसे शेयर करना, क्योंकि ये आपकी हक बनती है, आपकी जिम्मेवारी होती है, और हम अपनी जिम्मेवारी पे खरे उतर रहे हैं। आप भी अपने जिम्मेवारी पे खरे उतरो, क्योंकि सारा रिकॉर्ड ऊपर हो रहा है, भगवान देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। ओके बच्चा पार्टी, लव यू सो मच, मज़े से पढ़ाई करो, और फिर कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसका शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। और आ जाओ टेलीग्राम में सब कोई, अभी क्विज़ कर लेते हैं, अभी क्विज़ करके ही तब सोना है। चलो आ जाओ सब कोई, आओ तो हम वेट करते हैं। और कमेंट करना भाई, आज के क्लास का कमेंट करना, तो देखते हैं कितने बच्चे सेटिस्फाइड है या नहीं। कमेंट कीजिएगा, जो प्रॉब्लम है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको देख के रिप्लाई कर दूंगा। चलो बाय बाय, थैंक यू।